होगा कि खर्च में कमी। चुनाव में भारी खर्च होता है, तो यदि एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ खर्च हो जाएगा के द्वारा अलग-अलग और राजनीतिक दलों के द्वारा चर्चा की और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जो अभी हाल ही में जो न्यूज आ रही है, व्हाट इज द ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट टू बी सेट अप फॉर वन नेशन वन इलेक्शन बिल, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के लिए जो गठित की जाने वाली संसद की संयुक्त समिति है वह क्या है, और व्हाट इज द वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो केंद्रीय कानून मंत्री जो हमारे हैं अर्जुन मेघवाल, इन्होंने लोकसभा में 129वां विधेयक पेश किया है 2024 में, एक राष्ट्र एक चुनाव। उस विधेयक का नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। और इस विधेयक में क्या है, तो विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रावधान है इस विधेयक में, जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके की पॉइंट को हम समझते हैं और इसमें क्या क्या उद्देश्य है इसका और क्या क्या इससे लाभ होगा और क्या इससे हानि होंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी चुनाव व्यवस्था है जहां प्रत्येक 5 वर्ष से सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ ही संपन्न हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी इसी के साथ संपन्न होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए जाए और चुनाव की आवृत्ति को कम किया जाए और समय और संसाधनों की बचत हो। चुनाव की आवृत्ति को कम करने का अर्थ है कि जैसे कभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के बाद अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ चुनाव चल रहे हैं, तो अभी अलग अलग स्टेट के चुनाव चल रहे हैं। तो इससे क्या होती है कि बार बार ये चुनाव आते हैं, कभी राज्य विधानसभाओं के आएंगे, कभी पंचायत के आएंगे, कभी म्युनिसिपालिटीज के आएंगे, कभी लोकसभा के आएंगे, तो मतलब चुनाव चलते ही रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जाए और संसाधनों की भी बचत हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रावधान लाया गया है। तो अब आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। क्या ये जो प्रावधान है पहली बार आ रहा है या इससे भी पहले आ चुका है? तो इसके बारे में हम समझते हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत में पहला आम चुनाव हुए थे, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुए थे, जिसमें कि लोकसभा के आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हुए थे। लेकिन यहाँ पर 1957 से 1967 तक ये 3 आम चुनाव में भी यह जो प्रक्रिया रही वह जारी रहा, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुए। लेकिन 1968 से यहाँ पर यह प्रक्रिया बदल जाती है। मतलब 1968 के बाद यह व्यवस्था खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का विघटन हो जाता है। अर्थात कांग्रेस का जो सिस्टम है, कांग्रेस सिस्टम की समाप्ति हो जाती है। तो 1968 के बाद कांग्रेस का जो सिस्टम है इसके बारे में जानते हैं। तो कांग्रेस का सिस्टम का अर्थ है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टियां रहती थी वह एक ही पार्टी के लोग रहते थे। लेकिन 1968 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो पार्टियां हैं वह अलग अलग हो गई, जिससे कि अलग अलग राज्यों का विघटन शुरू होने लगा। जब नई पार्टियां आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी है और राज्य विधानसभा में अलग पार्टी है। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस का जो सिस्टम है वह समाप्त हो गया। जो नई सरकार बनती थी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी और उसे कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था, और यह धीरे धीरे टूटने लगा। और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो बना था वह भी टूटने लगता है।
और अभी तक यह सिस्टम बन नहीं पाया है। हालांकि 1983 में दोबारा चुनाव आयोग ने इस अवधारणा को पेश किया था, लेकिन धरातल पर लागू नहीं कर पाया था। इस बार फिर से इस वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है, जिसे धरातल पर अभी पेश किया जाएगा। यह अभी सिर्फ प्रस्ताव पेश हुआ है। इसके बाद हम इसके जो लाभ हैं इसके बारे में हम समझते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो पहला बेनिफिट होगा कि खर्च में कमी। चुनाव में भारी खर्च होता है, तो यदि एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ खर्च हो जाएगा और अलग अलग सरकार और जो राजनीति दल हैं उनका पैसा बचेगा। दूसरा है शासन में सुधार। बार बार चुनाव होते हैं और बार बार आचार संहिता लागू होती है, और जब आचार संहिता लागू होती है तो वहाँ पर नए नए कार्यों का जो नए कार्य होते हैं वहाँ पर, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, तो ये सारे कार्य रुक जाते हैं, ये सारे कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आचार संहिता के कारण विकास भी रुक जाता है। तो एक यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर होगा, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। बार बार चुनाव कराने से मतदाता भी थक जाते हैं और बार बार चुनाव होने से मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। यदि एक बार चुनाव होगा, जैसे कि बार बार चुनाव होते हैं, तो यदि कोई बाहर रहता है उसे गांव में आकर अपना वोट देना होता है। तो यदि 5 साल में एक ही बार वोट होगा, जिसमें जिसमें कि लोकसभा विधानसभाओं के सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे, तो जो उनका मनोबल है, जो लोगों का मनोबल है वह बढ़ेगा और वह उसी दिन गांव में आकर अपना मतदान कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हर साल किसी न किसी का चुनाव होता है, तो वह भी थक जाते हैं कि बार बार चुनाव हो रहे हैं तो वोट देने कौन जाए। तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा। सुरक्षा बलों की कम तैनाती। हर बार चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती होती है। यदि एक बार चुनाव होगा तो सुरक्षा बल और संसाधन एक ही बार यूज होगा और उसके लिए खर्च की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद इसके हानि के बारे में देख लेते हैं कि इससे क्या क्या लॉस होगा। तो लॉस होगा यहाँ पर संवैधानिक और तकनीकी। जैसे कि चुनाव होते हैं तो हमें ईवीएम की बहुत ही आवश्यकता होती है, वीवीपैट मशीन की आवश्यकता होती है। तो इतने बड़े देश में, हमारे भारत इतना बड़ा देश है जिसमें कि एक साथ चुनाव कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो इसके लिए आशंका जताई जा रही है कि इसके लिए काफ़ी सारी ईवीएम मशीन और वीवीपैट बनानी पड़ेंगी। तो ये एक हानि हो सकती है, यहाँ से लॉस दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा लॉस यहाँ पर दिखाई देता है कि स्थानीय मुद्दे हाशिए पर होंगे। अर्थात जैसे कि यदि लोकसभा का इलेक्शन और राज्य विधानसभाओं का इलेक्शन एक साथ यदि हो जाता है, तो जो लोग हैं वह वोट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, नेशनल इशू को वोट करेंगे। नेशनल इशू अर्थात जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आर्थिक मंदी आ रही, उस आधार पर हम वोट करेंगे। लेकिन जो स्टेट में जो इश्यूज हैं कि जैसे कि सड़क नहीं बनी है और घर में पानी नहीं है, आसपास कूड़ेदान नहीं है, तो इस आधार पर लोग वोट नहीं कर पाएंगे और जो स्थानीय जो इश्यूज हैं वह दब जाएंगे यदि एक साथ चुनाव होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर दिखाई देती है वन नेशन वन इलेक्शन में। इसके बाद आगे देखते हैं और आगे कौन सी चुनौती है। छोटे दलों को नुकसान होगा और बड़े दलों को फायदा होगा। इसके बाद प्रबंध की जटिलता। भारत जैसे बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौतियां हैं। जो समितियां हैं, जेपीसी समिति है जिसमें कि रामनाथ कोविंद समिति है, इन्होंने इसके बारे में भी सिफारिश दी है। तो हम अभी इनकी सिफारिश के बारे में पढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से हमने समझा। अब जानते हैं जेपीसी के बारे में, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बारे में। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी है, वह संसद के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है, जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत रूप से जांच करना हो।
इन दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों पक्षों के जो सदस्य वह होते हैं। इसका कार्यकाल या इसका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इसे स्वतः समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि पिछले ही महीनों में अभी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग उठी थी कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसकी जांच जेपीसी समिति के द्वारा की जाए, तब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच भी जेपीसी ने ही की थी। अब जेपीसी में लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। तो लोकसभा के मेंबर 21 मेंबर हैं और जो राज्यसभा के वह 10 मेंबर हैं, जिसमें कि जो मेंबर आते हैं उनका नाम है प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और अनुराग ठाकुर, सुप्रिया। ये सभी लोग इस समिति में शामिल हैं, जेपीसी समिति में। तो जब ये इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जब यह जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उस उद्देश्य को यदि पूर्ण कर लेती है तो इसका जो कार्य पूरा हो जाता है तो इसे भंग कर दिया जाता है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से हमें समिति के बारे में पता चला। इसके बाद हम समझते हैं रामनाथ कोविंद समिति के बारे में। रामनाथ कोविंद समिति है जिसका गठन 2 सितंबर 2023 को यह कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने इसी वर्ष यानी 2024 को 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रामनाथ कोविंद समिति ने ही वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में यह प्रावधान बताया था। 191 दिन तक इन्होंने अपने स्पेशलिस्ट के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा चर्चा की और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जो इन्होंने कहा, यह समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में सुझाव इसने दिए। अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके लोकसभा भी चुनाव भी कराए जाएंगे। इन सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव भी दिया है। अर्थात जो अभी 2024 में अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो अब चुनाव होंगे 2029 में। 2029 में जब चुनाव होंगे तो जिन राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वह पहले ही समाप्त हो जाए। मान लो कि अभी किसी भी राज्य का कार्यकाल है वह पहले, मान लो यूपी का जो कार्यकाल है वह 2026 में ही समाप्त हो जाएगा। हम गैस कर रहे हैं, एकदम मान के चल रहे हैं। यदि 2026 में इसका जो कार्यकाल है समाप्त हो जाएगा तो अब 2029 में चुनाव कराना है तो इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाएगा, ताकि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कराए जा सके, सभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सके। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जिन राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो जाएगा 2029 के पहले, तो इसे बढ़ा दिया जाएगा 2029 के लिए। तो यहाँ से इसके जो रामनाथ कोविंद समिति है उन्होंने ये पक्ष में कहा था। समिति के द्वारा सिफारिश भी दी गई है कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव होंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ ही कराए जाएंगे। ये स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही होंगे। इस कदम के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर यदि हम समझें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे लोकसभा और यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के यदि चुनाव कराए जाएंगे तो इसमें एक ये विधेयक हो जाएगा यहाँ पर एक, और यहाँ पर हो जाएगा म्युनिसिपैलिटीज के जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इन दोनों के लिए 2 विधेयक पेश किए जाएंगे, 2 संविधान संशोधन किए जाए। समिति ने कहा है कि 2 आप संविधान संशोधन करो, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होंगे। इसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, इसमें राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जब ये इससे संशोधन को किया जाएगा।
राज्यों की अनुमति नहीं होगी। तो सरकार ने अभी ये वाला पेश कर दिया है जिसमें कि राज्यों की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर क्या बताया है कि इसके 100 दिन के बाद इस चुनाव को किया जाएगा और यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आधे राज्यों की भी आवश्यकता होगी। तो सरकार ने पहले ये वाला संशोधन अभी पेश किया है और ये वाला अभी इसके बाद ही होगा। पर हमने यहाँ पर समझ लिया कि 2 संशोधन यहाँ पर किए जाएंगे। तो ये समिति की सिफारिश है कि जो अभी इशूज हमने देखे, जिसमें कि जो इशूज आ रहे हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाता है बिल, तो यहाँ पर क्या क्या इसकी चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो वहीं पर एक सिफारिश दी गई है कि इसको संशोधित करने के लिए कि इशूज ना हो और इसे संशोधन कर दिया जाएगा। इसके 100 दिन बाद ही इनका भी चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव हो जाएगा। इसके बाद आगे हम समझते हैं, आगे देखते हैं। एक और सिफारिश की बात कही है कि एक मतदान सूची और एक पहचान पत्र की आवश्यकता भी यहाँ पर होगी। 3 स्तर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के लिए एक ही मतदाता सूची और एक ही पहचान पत्र यहाँ पर होगा। ये समिति की सिफारिश ने यहाँ पर कहा है। इसके बाद एक सिफारिश और कही है कि सदन में अनिश्चितता या अन्य आकस्मिक स्थिति में यदि हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मान लो कि जो अभी 2024 में इलेक्शन हुए हैं और हमें कराना है चुनाव 2029 में। 2029 में चुनाव कराना है। मान लो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वह शुरू हो गया है, वह प्रस्ताव शुरू हो गया है और ये लागू हो गया है। यदि 2024 में लागू हो गया है और मान लो 2027 में ही सरकार गिर जाती है, तो उस टाइम फिर क्या होगा। तो यहाँ पर ये बात कही है, समिति ने ये बात कही है कि यदि 2027 में सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, तो जो नई सरकार बनेगी उसके लिए नई सरकार बनेगी तो वह पूरे 5 साल के लिए काम नहीं करेगी, वह सिर्फ बाकी बचे हुए वर्षों के लिए काम करेगी। जैसे 2027 में सरकार गिर गई, 2029 में चुनाव होने हैं, तो 2029 तक ही वह काम करेगी। बाकी बचे हुए टाइम के लिए वह काम करेगी। इसके बाद 2029 में फिर से नई सरकार बनेगी और एक साथ चुनाव किए जाएंगे। तो यदि बीच में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आती है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में से किसी एक में बहुमत होने पर अविश्वास प्रस्ताव या इसी तरह के राजनीतिक परिदृश्य की स्थिति में सदन को शेष अवधि के लिए पुनर्गठित करने के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। यही हाल होगा राज्यों का। जैसे कि मान लो आप यूपी है, मान लो कि यूपी में अब 2029 में चुनाव होने हैं और इससे पहले ही सरकार गिर जाती है यूपी सरकार की। तो सरकार गिर जाती है तो जो नई सरकार बनेगी तो शेष अवधि के लिए बनेगी, ना कि 5 साल के लिए बनेगी। तो ये शेष अवधि के लिए बनेगी। अब इसके बाद 2029 में फिर से चुनाव होंगे और फिर से नई सरकार बनेगी। तो यहाँ पर यह भी इशू समाप्त यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर समझा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। तो आपका क्या इसमें राय है, यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पर आपको यह PDF पूरी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं GKGS फुल नॉलेज, तो वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।